नमस्कार, देश देशांतर में आपका स्वागत है। मैं हूं श्याम सुंदर। फलस्तीन अब संयुक्त राष्ट्र संघ में पर्यवेक्षक न रहकर एक पर्यवेक्षक देश की हैसियत रखता है। संयुक्त राष्ट्र में जबरदस्त बहुमत के साथ फलस्तीन को एक पर्यवेक्षक देश का दर्जा दिया गया। कहने को ये एक शब्द का जुड़ना है, पर जानकार मानते हैं कि राजनयिक और प्रतीकात्मक दोनों स्तर पर फलस्तीन के लिए बड़े मायने रखता है। इस मसले पर विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कमर आगा साहब, मध्य पूर्व मामलों के जानकार हैं। जेसी शर्मा साहब भारत के विदेश मंत्रालय में सचिव रहे हैं, और इसके अलावा हमारे मित्र संदीप दीक्षित, वरिष्ठ पत्रकार, हिंदू अखबार के भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जेसी शर्मा साहब, आपसे चर्चा की शुरुआत करते हैं। कितना महत्व रखता है ये जो नया स्टेटस फलस्तीन को मिला है यूएन में? देखिए, बहुत महत्व रखता है, क्योंकि ऐसा स्टेटस पहले बहुत होली सी के पास है। तो बड़ी इसको मैं डिप्लोमेटिक जीत समझता हूं। एक तो संदेश गया है दुनिया में कि कितना बहुमत इस विषय पर फिलिस्तीन के साथ है, और इजराइल को जनमत का आदर करना चाहिए जो उसने नहीं किया है। दूसरा कि अमेरिका जो सबसे बड़ा समर्थक है, कितना अलग थलग पड़ा। इसमें विरुद्ध में वोट देने वालों में केवल अमेरिका और कनाडा हैं बड़े देश, बाकी वो 4-5 छोटे आइलैंड हैं पैसिफिक के। वो तो ऐसे एक भी यूरोप का देश, जो कि हमेशा पश्चिमी यूरोप के देश समर्थक रहते हैं इजराइल के, एक भी पश्चिमी देश के यूरोप के देश ने इसका समर्थन नहीं किया है, बल्कि कुछ ने इसके पक्ष में वोट दिया है जी। बड़े महत्वपूर्ण पश्चिमी यूरोप के देशों ने इजराइल के विरुद्ध वोट दिया है, और काफी लॉबिंग इजराइल ने की इसके बावजूद। तो कैसे यूएस के एलाइज इस विषय पर बिल्कुल उसके साथ नहीं है जी। तो बड़ा धक्का ये जूश लॉबी को जी। और दूसरी बात आंतरिक मामलों की, महमूद अब्बास की पोजीशन जो है हमास के मुकाबले काफी कमजोर हुई थी। ये जो अभी कॉन्फ्लिक्ट हुआ गाजा में, इसके बाद इससे महमूद अब्बास को एक नई शक्ति फिर से मिली है। अपने आप को स्थापित कर पाए, अपने आप को स्थापित कर पाए हैं। और अगर कोई समझौता इजराइल और फिलिस्तीन के बीच होता है, तो उसमें मैं समझता हूं महमूद अब्बास जैसे राजनयिक जो एक परिपक्व नेता के साथ संभावना ज्यादा है, बजाय इसके कि हमास जैसे संगठन के साथ। तो मैं समझता हूं ये बहुत ही महत्वपूर्ण जीत है जी। कमर आगा साहब, इसका मतलब ये है कि ये कोई बहुत सिर्फ सिंबॉलिक नहीं है, ये जमीन पर भी काफी सिग्निफिकेंस रखता है। हाँ, एम्बेसडर शर्मा ने अभी बताया, बहुत ही इम्पोर्टेंट डिसीजन है। और अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी जो कि बहुत दिनों से कह रही थी, देखिए जब 70s के दशक में, 70 के दशक में जब पीएलओ उनका लेजिटिमेट रिप्रेजेंटेटिव बना उनकी जनता का, तभी पीएलओ को सब ज़्यादातर देशों ने मान्यता दी थी। फिर उसके बाद 88 में जब पैलेस्टाइन का डिक्लेरेशन उन्हीं ने किया, अरफात ने अल्जीयर्स में की पैलेस्टाइन नेशनल काउंसिल की मीटिंग के बाद, तो उस समय भी हिंदुस्तान के समेत दूसरे सभी देश ने उसकी मान्यता दे दी। हिंदुस्तान में एम्बेसी खुली, और उसके बाद बहुत से देशों में खुली है, अरब देशों के बाद मेरी बात। फिर इसी तरह से लगातार आप देखें, हमेशा इनको सपोर्ट मिलती चली गई। लेकिन ये था कि एक बहुत छोटा सा ग्रुप जो था, जैसा एम्बेसडर साहब ने बताया, कि वहाँ पे वेस्टर्न यूरोप और अमेरिकन, ख़ासतौर से अमेरिका, नहीं चाहते थे कि ये मेंबरशिप मिले, और वो उसको स्कटल कर रहे थे, रोक रहे थे। अंत में आके उनको भी इस बात की केवल 9 देश उसके साथ थे, अमेरिका के साथ थे, या इजराइल के जो रेजोल्यूशन था। दूसरी बात ये है कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ ये समझने की है कि सिचुएशन अंतर्राष्ट्रीय बहुत बदल चुकी है, और ज़रूरत इस बात की है कि मैं समझता हूँ
कि ये जो यूनाइटेड नेशंस है इसका रीस्ट्रक्चरिंग बहुत ज़रूरी है। अब यूनिपोलर वर्ल्ड इमर्ज हो रहा है जिसमें इंडिया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका और बहुत से देश हैं साउथ ईस्ट एशियन नेशन के जो बहुत पावरफुल हैं। इसका रीस्ट्रक्चरिंग मैं समझता हूँ ज़रूर होना चाहिए, इसलिए कि ये लोग उसी दिशा में जा रहे हैं जो सन 45 में जिस तरीके से ये बना था और उसी नीतियों को वो आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत टेंशन हो रहा है। फ़िलिस्तीन एक हिस्टोरिक देश है, हमेशा से एग्जिस्ट किया है। जब बेल्फोर डिक्लेरेशन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद आया था, महात्मा गांधी ने उसी वक्त सपोर्ट किया था, कहा था कि पैलेस्टाइन फ़िलिस्तीनियों का है, जिस तरह से इंग्लैंड अंग्रेज़ों का है या फ्रांस फ्रेंच का है। और अब तो फिर गांधी, नेहरू जी की सपोर्ट, फिर इंदिरा जी की, तो हिंदुस्तान तो लगातार उसके अलावा भी बाकी सभी जितने भी देश थे नॉन अलाइन मूवमेंट की सपोर्ट उसको रही है। और यही नहीं, जैसा एम्बेसडर ने बताया, एम्बेसडर साहब ने अभी, कि वेस्टर्न यूरोप, यूरोपियन यूनियन का जो पहले जो बॉडीज़ थी वहाँ पे उसकी रेजोल्यूशंस अगर आप देखें तो वो लोग भी सपोर्ट कर रहे हैं। तो अब ये है कि दो नेशन थियोरी जो है, जिसको महमूद अब्बास साहब मानते हैं, मैं समझता हूँ कि वो सबसे अच्छी है, दोनों देशों के पक्ष में है। दोनों देशों का गठन होना चाहिए। फ़िलिस्तीन दोनों शांतिपूर्वक ही हो सकता है, जंग किसी मसले का हल नहीं है। इतनी जंगें लड़ी गई, कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। अगर इजराइल को ये बात समझ लेनी चाहिए कि हालांकि हमास बहुत छोटी सी और गाज़ा पट्टी बहुत छोटी सी जगह है, वहाँ वो नहीं कंट्रोल कर पा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय सिचुएशन बदल चुकी है, फ़ौरन बातचीत होनी चाहिए और बातचीत के जरिए इस मसले का हल निकाला जाना चाहिए। संदीप, आप भी हमारे दोनों मेहमानों की राय से इत्तेफाक रखते हैं? बिल्कुल रखते हैं, और बल्कि मैं ये कहूँगा कि यूनाइटेड नेशंस ने 10 साल देर के बाद किया। ये 10 साल पहले ये कदम लेना चाहिए था। जैसा कि कमर आगा साहब ने भी ये बात बताई कि फतेह जो फैक्शन है फ़िलिस्तीनियों का, उसको मजबूत होने की और उसको मजबूत करने की ज़रूरत थी, जिससे कि ये जो ग्रुप है ये आगे आके नेगोशिएशंस में भाग ले। हमस पे ज़्यादा एतबार नहीं करना चाहिए नेगोशिएशंस करने का, और यदि फतेह मजबूत होता है तो गाज़ा पट्टी जिसकी जिक्र कर रहे थे नगेंद्र साहब भी और कमर आगा साहब भी, गाज़ा पट्टी पे भी इनकी थोड़ी मजबूती होगी फतेह की, जिसकी वजह से नेगोशिएशंस पे बातचीत होगी। और दूसरी बात, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि जैसा कि दोनों आपके वक्ताओं ने बताया कि कितने ज़्यादा राष्ट्रों ने सपोर्ट किया फ़िलिस्तीन को, पर ज़मीनी हकीकत कुछ और है। बल्कि इस वोट के एक दिन बाद ही इजराइल के प्रधानमंत्री ने स्वीकृति दे दी एक और सेटलमेंट बनने की, और इस सेटलमेंट को E1 नाम की जगह पे बनाया जा रहा है। और यदि E1 नाम की जगह पे बनाया गया तो दो राष्ट्र यानी फ़िलिस्तीन राष्ट्र जो है उसमें ईस्ट जेरूसलम और गाज़ा पट्टी के बीच ये सेटलमेंट आ जाएगा। तो ये फिर और अड़चने पैदा कर रहा है। और इजराइल की हमेशा ये जो अभी भी है कि वोट के बाद इस बात को स्वीकार करना कि ज़्यादातर राष्ट्र जो हैं एक फ़िलिस्तीन राष्ट्र की बात कर रहे हैं, उसकी जगह ये उल्टी दिशा में चल देना, E1 सेटलमेंट की स्वीकृति दे देना, ये बताता है कि अभी जो आगे जो राह है बहुत ही कठिन है, बहुत कठिन है आगे राह। जैसी शर्मा साहब, जो संदीप भी कह रहे हैं और आप भी शायद इशारा कर रहे थे कि अगले दिन इजराइल के प्रधानमंत्री ने और अमेरिका ने भी इसको अनफॉर्चुनेट करार दिया और ये कहा कि जो शांति प्रक्रिया चल रही है उसके लिए घातक होगा। बिल्कुल घातक होगा, और इसका विरोध उनके सबसे जो बड़े समर्थक अमेरिका ने भी किया है। हिलरी क्लिंटन ने कहा है कि ये बहुत बड़ी चोट पहुंचाएगा बातचीत के रास्ते को, जो E1 का सेटलमेंट बनाना इजराइल के द्वारा, और अमेरिका इसका बड़े कड़े शब्दों में विरोध करता है। दूसरा एक और स्टेप भी इजराइल ने लिया है कि 120 मिलियन डॉलर जो कस्टम ड्यूटी पैलेस्टाइन के बिहाफ पर उनके लिए वो कलेक्ट की है, उन्होंने कहा है कि ये पैसा हम अब इनको रीइंबर्स नहीं करेंगे, पैसा इनको नहीं देंगे फ़िलिस्तीन सरकार को जी। और ये हम जो उनके डेट सेटलमेंट में इसको एडजस्ट करेंगे। ये इस तरह की जो प्रतिक्रिया है वो अच्छी नहीं है शांति प्रक्रिया के लिए। बान की मून जो संयुक्त राष्ट्र संघ के सेक्रेटरी जनरल हैं, उन्होंने भी इसका बहुत कड़े शब्दों में E1 सेटलमेंट का विरोध किया है, और इस इजराइल के इस कदम का भी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय विरोध करता है। अब
मैं समझता हूं सबसे बड़ी चिंता का विषय जो इजराइल को है वो ये है कि अगर अब इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के पास जी जाते हैं कि इजराइल ने इस प्रकार के अत्याचार किए हैं, मानवाधिकारों का हनन किया है और जो क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी वगैरह अगर ऐसे चार्ज लगाते हैं, तो अभी तक इजराइल के विरुद्ध वो चार्ज नहीं सुने जाते थे बिल्कुल सीधे, क्योंकि वो ये ऑब्जर्वर स्टेट के और इनके पास दर्जा नहीं था जी। अब इसके होने से टेक्निकली ये संभव हो सकेगा कि ये ऐसे चार्ज लेकर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में जा सके। अब वहां वो उसको स्वीकार करेंगे या पहले नकारेंगे वो एक अलग बात है, पर इजराइल के लिए एक कूटनीतिक दृष्टिकोण से बड़ी मुश्किलात इस प्रकार की पैदा हो सकती हैं। महमूद अब्बास से कोशिश की गई थी कि वो ये एक वादा करें कि अगर ये वोट होता है तो इस तरह का प्रस्ताव लेकर वो नहीं जाएंगे। उन्होंने ऐसा कोई भी वचन देने से कोई भी इनकार कर दिया था जी। तो एक ये इसकी बड़ी संभावना बनती है। और इजराइल में जहां पहले ही बड़ी समस्या है, बड़े हार्डलाइनर और कुछ मॉडरेट लोग, ये हार्डलाइनर्स की पोजीशन और ज़्यादा जो इनकी पार्टी है नेतन्याहू की जी। वो उनकी पोजीशन इससे और ज़्यादा स्ट्रांग हो गई है। तो अब जो है बड़ी मुश्किल है इजराइल की आंतरिक राजनीति के हिसाब से भी कि शांति प्रक्रिया के बढ़ाने वालों की आवाज़ इससे कमज़ोर। जी। कमर आगा साहब, इवन सेटलमेंट को अमेरिका ने भी कोई बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं दिया, लेकिन ये जो स्टेटस दिया गया इसका अमेरिका ने उसके खिलाफ वोट भी किया और उसको अनफॉर्चुनेट बताया और ये कहा कि इससे जो शांति प्रक्रिया वहाँ चल सकती थी या जितनी भी चल रही थी, जो सीज फायर हुआ उसके लिए भी वो घातक हो गई। एक तो ये बात, और दूसरी जो संदीप कह रहे थे कि फतेह को मजबूत करना बहुत ज़रूरी था, हमास पे आप उतना डिपेंड नहीं कर सकते। दोनों पे आपकी टिप्पणी। देखिए, पहली बात ये कि अगर मैं समझता हूँ फतेह, संदीप ने ठीक ही कहा, बहुत स्ट्रांग होगी। दोबारा जो कल उनको रिसेप्शन मिला है वहाँ पे, उसमें हज़ारों लोग थे वेस्ट बैंक में जहाँ वो गए, रमल्ला में, उनके हेडक्वार्टर के सामने। जो पहले उनकी रैलीज़ में इतनी भीड़ नहीं होती थी वो देखी गई। दूसरी बात ये कि गाज़ा पट्टी में भी इसकी बहुत इसकी सेलिब्रेशन हुई, वहाँ पे भी बहुत लोग खुल के निकले सड़कों पे और खुशियाँ मनाई गई, जश्न मनाया गया। तीसरी चीज़ ये है कि पिछले काफ़ी दिनों से ये रिपोर्ट आ रही थी कि हमस जो है इसकी पॉपुलैरिटी काफ़ी कम हो गई थी, हमस की भी पॉपुलैरिटी कम हो गई थी। तो इस जीत से हमस फतेह की को ज़्यादा उम्मीद की जा रही है कि ज़्यादा स्ट्रांग होगी। दूसरी बात ये कि फतेह एक पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी बहुत सपोर्ट है, भले उनकी सपोर्ट वहाँ पे कम हो गई हो किसी कारणवश। तो उनकी सपोर्ट जो कम हुई थी उसकी वजह ये थी कि जो फ़िलिस्तीनी डिमांड्स थी, जो फ़िलिस्तीन बातचीत के ज़रिए अचीव करना चाहते थे, स्टेटस में धीरे धीरे जो उनको मिलना था वो इजराइल नहीं दे रहा था। इस वजह से उनकी सपोर्ट में कमी आई थी और इसी वजह से हमस बड़ी ऑर्गेनाइजेशन भी बनी थी। लेकिन जो डायस्पोरा में पैलेस्टीनियन कम्युनिटी है, कई मिलियन है, जो ज़्यादा है फ़िलिस्तीन से बाहर रहती है, उसमें अभी भी फतेह नंबर 1 ऑर्गेनाइजेशन है और PLO की वहाँ पे बड़ी अच्छी छवि है, जिसमें और भी बहुत सी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं। दूसरी बात ये है कि हमास फतेह जो ऑर्गेनाइजेशन है ये बहुत ही डेमोक्रेटिक और दूसरी तरफ सेकुलर ऑर्गेनाइजेशन है। इसी वजह से पूरी दुनिया के ज़्यादातर जो देश हैं इसको समर्थन देते हैं कि ये इनका मानना ये है कि यहाँ पे सभी जाति के लोग, यानी ज्यूइश, क्रिश्चियन एंड मुस्लिम जो है, ये साइड बाय साइड इजराइल के मिलके रहें दोनों और एक शांति का माहौल बनाए रहें और बातचीत के जरिए मसलों का हल किया जाए जो अंतर्राष्ट्रीय। एक बात इसमें मैं कहना चाहूँगा, देखिए, और ये हमास जो बनी है तो कुछ हमास को जो मोसाद का, जो इजराइल की खुफिया एजेंसी है, उसका समर्थन प्राप्त था क्योंकि वो चाहते थे कि फतेह को कमज़ोर किया जाए। तो उसके लिए जब वो हमास खड़ी हुई तो उसको समर्थन दिया कि यासिर अराफात को कमज़ोर किया जाएगा इनके माध्यम से। अब वो आगे आके उनको गले पड़ गई है कि वो और इतनी मुश्किल हो गया उनको। जी, एक ब्रेक का समय है, इस चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे लेकिन छोटे से ब्रेक के बाद।
देश देशांतर में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं संयुक्त राष्ट्र संघ में पर्यवेक्षक देश का दर्जा मिलने के बाद फलस्तीन के भविष्य कैसा होगा। संदीप, आपके पास आना चाहेंगे सीधा इस चर्चा में। अब अभी जब हमारी बात हो रही थी कि जेसी शर्मा साहब कह रहे थे कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में अब फलस्तीन जा सकता है, वहाँ उनकी मांग मानी जाएगी नहीं मानी जाएगी वो एक अलग मसला है। उसी तरह से इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी में भी वो सदस्यता के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कितना महत्व रखता है इन संयुक्त राष्ट्र संघ की जो दूसरी एजेंसीज है उनका हिस्सा बनना फलस्तीन के लिए? जैसे कमर साहब ने बताया आपको कि ये सारी संस्थाएं जो है 1945 का जो पावर स्ट्रक्चर है उसके ऊपर बेस्ड हैं, तो जाहिर है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट भी उसी 1945 के पावर स्ट्रक्चर पे बेस्ड है। और इसलिए जब भी पश्चिमी ताकतों को लगता है कि इस आदमी को ख़त्म करना है तो उसको हमेशा आसानी से उठा के ले जाते हैं इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, और ऐसी कोई बात उनके आड़े नहीं आती। और साथ साथ इन लोगों का, जैसा आप जानते हैं, इनके सीक्रेट जेल्स भी हैं ग्वांतानामो वगैरह में, तो इनको अपनी तरफ से इंसाफ देने में कोई इनको हिचक नहीं होती है। पर हाँ, यहाँ जैसा कि आप जानते ही हैं कि इजराइल को कितनी मजबूत ज्यूइश लॉबी सपोर्ट करती है, कितने मजबूत देश सपोर्ट करते हैं, तो इसकी संभावना कमी है कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में कोई बात इसमें आएगी। साथ साथ एक जो मैं छोटी सी बात कमर आगा साहब की बात बढ़ाते हुए कर रहा था कि इस फैसले के बाद, संयुक्त राष्ट्र के फैसले के बाद फतेह ज़रूर थोड़ा मजबूत होगी, और इसके ज़मीन पे भी कुछ इसके इंडिकेशंस आए हैं। आपको याद होगा कि 2007 में हमास और फतेह के बीच काफ़ी फाइटिंग हुई थी गाजा पट्टी में, और जिसकी वजह से फतेह के कई फाइटर्स को छोड़ के जाना पड़ा था। तो अब जो हमास है वो इस बात पे राजी हो गई है कि करीब 20 जो फतेह के लीडर थे जिनको कि गाजा पट्टी से उन्होंने निकाल दिया था, बल्कि वही दंड दिया था जो कि इजराइल देता है फिलिस्तीनियों को, तो उनको अब ये लेने को तैयार हो गए हैं। इसलिए कहीं ना कहीं शायद हमास के अंदर ये थोड़ी सी एक भावना जगी है कि फतेह के साथ कंधे से कंधा मिलाए बिना अपना जो ध्येय है उसको प्राप्त करने में मुश्किल होगी। जी संदीप, जेसी शर्मा साहब, जो संदीप अपनी बात में कह रहे थे कि इजराइल को जो देश सपोर्ट करते हैं, जो लॉबी सपोर्ट करती है, वो बहुत पावरफुल है। वो सिर्फ रिच कंट्री नहीं है, वो ऐसे भी इन्फ्लुएंस करते हैं पूरे दुनिया को। वैसे में जो नई परिस्थितियां या जो नया दर्जा मिला है, जमीन पे सचमुच में कोई फर्क आएगा परिस्थितियों में? देखिए, ये बड़ा स्लो और इंक्रीमेंटल प्रोसेस है, पर होगा। अब आप देखिए, जब वो जहाज एक रिलीफ का गया था तो उसको लेकर टर्की, जिससे संबंध सुधरे थे, वो संबंध फिर से खराब हुए और टर्की इजराइल के विरुद्ध खड़ा हुआ उसके कारण। तो अगर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में जाता है मामला, निस्संदेह कि सफल नहीं होंगे वहाँ, तो अपने आप में ये एक बहुत बड़ी किरकिरी होगी उनकी इसको लेकर। और वो संस्थाओं में सब में अगर इनके प्रतिनिधि बैठते हैं, वहाँ पर इनकी बात उठा सकते हैं, तो उसमें इनका एक डिप्लोमेटिक स्टेप जो है वो तो आगे तो है ही, इसमें कोई शक नहीं। चाहे कितनी भी पावरफुल लॉबीज इजराइल को सपोर्ट कर रही हों, क्योंकि गलत बात होने पर उनको दबाव में आना पड़ता। अब आखिरकार E1 को लेकर अमेरिका ने भी विरोध किया है। तो और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट विशेष करके सबसे ज़्यादा सेंसिटिव मामला था, तभी प्रयास किया गया था कि महमूद अब्बास ये वादा करें कि हम वहाँ नहीं ले जाएंगे मामला, और उन्होंने ऐसा करने से इनकार कर दिया। तो इसका कुछ थोड़ा मुख्य रूप से देखिए, मीडिया हेडलाइन होगी कई दिन इसको लेकर, अगर ये वहां पर रुक जाते हैं। कमर आगा साहब, आप भी मानते हैं कि बेशक वहां जो फलस्तीन चाहता है, जिस तरह का ट्रायल हो या जिस तरह के मुद्दे उठे वहां पर या जिस तरह का फैसला है, वो शायद उसके लिए संभव नहीं, लेकिन चर्चा होगी कम से कम अंतर्राष्ट्रीय मंच पर। न केवल चर्चा होगी, मैं समझता हूँ इस वोट के बाद यूरोप और अमेरिका के एटीट्यूड में भी फर्क आएगा। अवश्य आएगा, ये सही बात है। एम्बेसडर साहब ने जैसे बताया, एम्बेसडर शर्मा ने, कि ये कल नहीं होने जा रहा है इमीडिएट, इसमें टाइम लगेगा। लेकिन ये है कि ये एक जो पूरा जिस तरीके से उनका बिहेवियर था इजराइल के खिलाफ, उसमें बहुत बड़ी चेंज आ गई। दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो समय
इस समय यूरोप के सामने और वेस्टर्न नेशन जिनको हम कहते हैं यूरोप अमेरिका के सामने इंटरनल इकोनॉमिक क्राइसिस बहुत बड़ी है। वो उससे जूझ रहे हैं। वो इस समय कोई बड़ी क्राइसिस कहीं दुनिया में नहीं चाहते हैं। और ये कि उससे वो ना ये भी नहीं चाहते कि अरब इजरायली कोई एक और जंग हो या कोई एक ऐसी प्रॉब्लम हो या एक्सपेंडिचर हो। इन हालात को देखते हुए मैं समझता हूँ कि उनका और प्रेशर बढ़ेगा। दूसरी तरफ ये है कि अरब देशों में जो नई अरब स्प्रिंग आई है, जिसको हम कहते हैं नई अवेकनिंग जिसको कहते हैं, ये जो आई है, इससे पब्लिक ओपिनियन बहुत बदल चुकी है। और वहाँ पे जो शासक वर्ग है, जो अमेरिका का समर्थक है, वो बहुत कमज़ोर हो गया है और जनता में अमेरिका की सपोर्ट बहुत कम हो गई है। तो वो ये भी नहीं चाहेंगे कि ये पूरा स्थिति यहाँ पे बदल जाए, इसलिए वो उनकी दूसरी भी कोशिश होगी। इजराइल के लिए वो पूरा सेक्रीफाइस नहीं। तो मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा चेंज आएगा और ये बहुत अच्छी बात है। इसमें कंट्री जैसे हिंदुस्तान, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका या और बहुत से जो देश हैं, इनको एक प्रोएक्टिव रोल भी करना चाहिए और जिनके संबंध दोनों से, इजराइल से भी हैं और अरबों से भी हैं एंड वेस्टर्न यूरोप से भी उनके बहुत अच्छे संबंध हैं। मैं समझता हूँ अगर ये लोग मिल के कोई इनिशिएटिव लेते हैं और प्रेशर डालते हैं तो इलेक्शन, खासतौर से इजराइल में इलेक्शन होने वाला है। इजराइल में भी बहुत से लोग हैं। एहूद अरमंड ने भी इसका समर्थन किया है, फिलिस्तीनियों इस वोट का समर्थन किया उन्होंने। और इजराइल में इसके अलावा और भी बहुत से लोग हैं जिन्होंने खुल के कहा कि बातचीत के जरिए मसला हल होना चाहिए। इसलिए इजराइल और फिलिस्तीन जंग कब तक चलेगी? मिलिटेंसी कोई सोल्यूशन नहीं है, मिलिटेंसी भी बढ़, तो वो भी चाहती है, वहाँ की भी आम जनता चाहती है। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छा समय है। इसमें अगर मैं समझता हूँ कि सेकेंड टर्म में ओबामा के जो जनवरी से शुरू होगा उसमें रीथिंकिंग जरूर होगी। रीथिंकिंग होगी अमेरिका में भी इस मुद्दे पर। संदीप, आप अपनी जब बात रख रहे थे तो आपने इशारा भी किया था कि एक महत्वपूर्ण, एक बड़ा कदम फ़लस्तीन के लिहाज से देखें तो ये है कि उसको पर्यवेक्षक देश का जो दर्जा मिला है। लेकिन अगर फ़लस्तीन के अपने हालात देखें, जो हमास और उसके अलावा भी कि कोई आपका इंटरनेशनल बॉर्डर उस तरह से नहीं है, आपका कोई अपना व्यापार नहीं है, जो अपने हालात हैं, वो कितनी बड़ी चुनौती है फ़लस्तीन के लिए। ये ठीक है, एक अंतर्राष्ट्रीय माहौल उनके फेवर में बना, एक बहुत बड़ी जीत एक तरह से कह सकते हैं फ़लस्तीन के लिए। लेकिन ओवरऑल जो वहाँ पर सिचुएशन है, क्या वो परिस्थितियां हैं कि इसका लाभ उठा सकें जो एक तरह से उनको मौका मिला है? ये बहुत बढ़िया आपने सवाल पूछा। एक्चुअली इजराइल और फिलिस्तीन की जो समस्या है, कई सारी छोटी छोटी गुत्थियां मिलके एक जटिल समस्या बनी है। इसलिए सिर्फ संयुक्त राष्ट्र में एक रेजोल्यूशन पास होने से इनकी समस्याएं हल नहीं होती। इसके अलावा जैसे कि कमर साहब ने भी बताया, जैसे शर्मा जी ने भी बताया और आप भी बता रहे हैं कि बहुत सारे फ्रंट पे काम करने की ज़रूरत है। और सबसे बड़ा तो हमास और फतेह के बीच ही सुलह करने की बात है कि 2 स्टेट सॉल्यूशन होना है कि 1 स्टेट सॉल्यूशन होना है। जाहिर है ज़्यादातर दुनिया कहती है कि 2 स्टेट होना चाहिए। तो उस 2 स्टेट के बेसिस पे पहले तो पॉलिटिकल एक यूनानिमिटी आनी होगी फिलिस्तीनियों के बीच भी। पहले एक ज़माने में हुआ करती थी, पर जैसा कि कमर साहब ने बताया और जैसे कि इतिहास में बार बार दिखाया गया है कि अगर मध्यम मार्गी या नरम पंथी कई साल तक उनकी मांगे ना मानी जाएं या उनकी मांगे ठुकरा दी जाएं, जैसे श्रीलंका में हुआ था 1983 तक, जैसे यहाँ हुआ, तो फिर वो एक रास्ता तैयार कर देता है चरमपंथियों के आने का। और अब चरमपंथी और नरमपंथी जब दोनों हो जाते हैं तो उसमें समस्या जटिल हो जाती है और मुश्किल हो जाती है। तो एक तो ज़मीन पे उनकी ये समस्या है। दूसरा, कई सारे देश हैं जो आसपास बैठे हुए हैं जो कि चाहते हैं कि जो सहरा है, अगर कभी भी फिलिस्तीनियों की जीत हो तो सिर्फ उनके सिर पे बने, उनके सिर पे बंधे, उनके दुश्मनों के सर पे ना बंधे। तो ईरान को एक्सक्लूड करने की कोशिश रहती है हर वक्त कि ईरान को अलग करके बाकी जो कुछ देश हैं जिनका एक अलायंस सा बन गया है गल्फ में, वो इस जीत का सहरा अपने ऊपर बांधे और अपने आप को फिर उस इलाके में फिलिस्तीनियों का नुमाइंदा और फिलिस्तीनियों के का रहनुमा माने उसको। जी, जेसी शर्मा साहब, कमर साहब आप कहिए। जी, आप संक्षेप में कीजिए, फिर जेसी शर्मा साहब। नहीं, मैं एक चीज़ संदीप जो कह रहे थे उसमें ऐड करना चाहता हूँ। देखिए, मुझे एक चीज़ और बहुत इम्पोर्टेंट नज़र आ रही है जो बहुत जल्दी होगी, गाजा की सीज का लिफ्टमेंट।
इसलिए कि गाज़ा की सीज बहुत दिनों से चल रही है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जो है उसके बहुत खिलाफ है। और मैं समझता हूँ अब अमेरिकन भी प्रेशर डालेंगे कि बातचीत करने से पहले महमूद की पहली डिमांड ये होगी कि गाज़ा की सीज लिफ्ट होनी चाहिए, और दूसरी तरफ ये जो सेटलमेंट है, जितने भी सेटलमेंट बन रहे हैं, अमेरिका ने ऑलरेडी नए सेटलमेंट पे रोक लगाने की बात की है, उसको कंडेम किया है। और ये सेटलमेंट एक्टिविटी जितनी भी है ये अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट के हिसाब से या नियमों के हिसाब से इलीगल है। इसको तो आपको उम्मीद है कि जल्दी ही वो ये करना पड़ेगा, ये जरूर होगा, इसलिए कि इसके फेवर में सीज के लिए काफी ओपिनियन ऑलरेडी बन चुकी है और वो लोग ऑलरेडी वायलेट कर रहे हैं। जी, प्रोग्राम का समय खत्म हो रहा है। जेसी शर्मा साहब, बहुत संक्षेप में, जो कमर आगा साहब एक उम्मीद कर रहे थे कि भारत जैसे जो दूसरे बड़े देश हैं और फलस्तीन के कॉज को बहुत पहले से सपोर्ट करते रहे हैं, ऐसे में वो दबाव बनाएं अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पर या उन देशों पर जो इजराइल को सपोर्ट करते हैं, कितना संभव है? नहीं, देखिए, इंटरनेशनली ये बात तो स्वीकार की जा रही है। अब दोनों ये भी चीज़ थोड़ा सा ज़रूरी है कि महमूद अब्बास जो परिपक्व नेता हैं उनकी सपोर्ट बढ़ाने में मदद मिले, कि जो मॉडरेट एलिमेंट है इजराइल में, मॉडरेट एलिमेंट हैं जैसे कंवर साहब बता रहे थे, और फिलिस्तीन में, उन लोगों में संपर्क बढ़े और उनकी पोजीशन जो है वो मजबूत हो अपने रिस्पेक्टिव इलाकों में, जिससे कुछ बात आगे बढ़ सके। क्योंकि अगर एक्सट्रीमिस्ट को दोनों तरफ चुनते रहेंगे तो बात कहीं आगे बढ़ने वाली नहीं है। तो थोड़ी सी जिम्मेदारी पीएलओ की भी, महमूद अब्बास साहब की भी आती है कि बहुत एक्सट्रीम बयान वगैरह हमास से कम्पीट करने की कोशिश ना करें। जी, तो कुल मिला के मामला काफ़ी जटिल है। जेसी शर्मा साहब आपका, कमर आगा साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए। संदीप दीक्षित आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया देश देशांतर में शामिल होने के लिए। तो कुल मिलाकर मामला पेचीदा है, जैसे कि हमारे सारे मेहमान मानते हैं, लेकिन ये भी जाहिर है कि जो पर्यवेक्षक देश का दर्जा मिला है फ़लस्तीन को, एक वो बड़ा कदम है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर फ़लस्तीन को मजबूत आवाज मिलेगी और आने वाले वक्त में फ़लस्तीन का जो मसला है वो बातचीत से और शांतिपूर्वक तरीके से शायद सुलझ पाए, ऐसी उम्मीद की जा सकती है। देश देशांतर में आज इतना ही। कल इसी समय आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार।